क्योंकि आपको सिर्फ उत्तर लिखना नहीं है, उस उत्तर में आपको कारण भी बताना है कि आपने चयन क्यों किया। ठीक है, इसी बैकग्राउंड में हमको नैतिकता की पहचान करना आना चाहिए। हम पढ़ रहे थे परिणाम निरपेक्षतावाद। मैं फिर से एक बार ये छोटा सा टेबल बना दे रहा हूं। टॉपिक है नैतिकता का सार। नैतिकता के सार के दो बड़े सिद्धांत हैं। एक जो कहता है नैतिकता का सार बराबर अच्छा परिणाम, और दूसरा जो कहता है नैतिकता का सार बराबर उचित इरादा। जो कहता है नैतिकता का सार बराबर अच्छा परिणाम, इसको बताया था, नाम देते हैं परिणाम सापेक्षतावाद। ये पढ़ा चुका हूं, इसलिए सुनना, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहले लिख चुके हो तुम, समझ लेना, फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन करवा रहा हूं। और जो नैतिकता के सार को उचित इरादे से जोड़ता है उसको कहते हैं परिणाम निरपेक्षतावाद। इधर बताया था गांधी, कांत, रॉल्स, प्लेटो, हीगल, सुकरात, ये सब इधर आते हैं। और जीएस मिल, हॉब्स, बेंथम, अंबेडकर, ये लोग इधर आते हैं। अंबेडकर की नैतिकता परिणाम सापेक्षतावादी, गांधी की नैतिकता परिणाम निरपेक्षतावादी, जीएस मिल की नैतिकता परिणाम सापेक्षतावादी, सुकरात की नैतिकता परिणाम निरपेक्षतावादी। तो दुनिया में जितने विचारक हैं वो भी नैतिकता के मामले में बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अच्छे परिणाम से ही नैतिकता को पहचाना जाना चाहिए, और कुछ मानते हैं अच्छे परिणाम से नहीं बल्कि उचित इरादे से नैतिकता को पहचाना जाना चाहिए। आपको ये दोनों तरीके सीखने हैं। दोनों तरीके सीखेंगे तो अगर कोई केस स्टडी में कोई विकल्प ना इस तरीके से नैतिक है ना उस तरीके से नैतिक है, तो फिर तो नैतिक है ही नहीं, उसको मत चुनना कभी। तो ऐसे विकल्प तो बिल्कुल खारिज हो जाएंगे जो ना परिणाम सापेक्षतावाद से नैतिक हो रहे होंगे ना परिणाम निरपेक्षतावाद से, ना उनके पीछे इरादा उचित है ना उनमें अच्छा परिणाम आ रहा है। जैसे वर्ण व्यवस्था, मान लो, थोड़ी देर के मान लो, जाति प्रथा हमारे देश में है। जाति प्रथा से अगर मैं दिखा दूं कि परिणाम भी अच्छा नहीं आ रहा है और जाति प्रथा के पीछे कोई उचित इरादा भी नहीं हो, इसका जाति प्रथा अनैतिक है कंप्लीटली। अगर मैं दिखा दूं कि स्त्रियों को सिंदूर लगाने से, मंगलसूत्र पहनने से ना अच्छा परिणाम आ रहा है और ना इसके पीछे इरादा उचित है, तो सिंदूर मंगलसूत्र को आप नैतिक नहीं बता पाएंगे। अगर मैं दिखा दूं कि बुर्का पहनने के नियम को ना उचित कहा जा सकता है और ना इससे अच्छा परिणाम आ रहा है, तो फिर बुर्का पहनना ना इससे नैतिक होगा ना उससे नैतिक होगा। तो क्या कर पाएंगे हम? अपने धर्म के, अपने समाज के, अपने संस्कृति के, अपने परंपरा के तमाम उन बातों को जिनको आज तक हम नैतिक मानते आए हैं, अगर हम पहचान लेंगे कि ना इससे नैतिक है ना उससे नैतिक है, इसका मतलब वो रूढ़ी है, वो कुरीति है, अंधविश्वास है, भले हमारे धर्म में ही क्यों ना हो, हमारे समाज में ही क्यों ना हो, उसके पीछे ना तो उचित इरादा मैं बता पा रहा हूं और ना उसका किसी अच्छे परिणाम समझ पा रहा हूं। मैं नहीं बता पा रहा हूं कि बुर्का पहनने से स्त्रियों के लिए क्या अच्छा परिणाम आएगा। अगर मैं नहीं बता पाया सिंदूर लगाने से क्या अच्छा परिणाम आएगा, अगर मैं नहीं बता पाया, तो इसका मतलब आप इस काम को जो हमारे समाज में हो रहा है, इसको भले अपनी संस्कृति कहते रहें, लेकिन वो परिणाम सापेक्षतावादी नजरिए से इस लिहाज से नैतिक नहीं बन पा रही है कि वो कोई अच्छा परिणाम देगी। ठीक इसी तरीके से मैं कहूंगा चलो अच्छा परिणाम नहीं दे रही है, बुर्का पहनने से अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है, नहीं बता पाए कोई परिणाम अच्छा आया हो कि बुर्का पहनने से स्त्रियां एथलेटिक्स में ज्यादा जा पाएंगी, बुर्का पहनने से आईपीएस बन पाएंगी, बुर्का पहन के सेना में जाएंगी, अवसर की समानता उनके पास आ जाएगी, पुरुष और स्त्रियों की जो समानता बनाना चाहते हैं स्थापित हो जाए, कोई अच्छा परिणाम नहीं बता पाए। तो जो परिणाम आज के समय में मानते हैं, समानता, न्याय, इनको अच्छा परिणाम मानते हैं, कोई अच्छा परिणाम नहीं आया, नहीं बता पाए, तो कहूंगा चलो अच्छा उचित इरादा बता दो, इसके पीछे उचित इरादा ही कोई दिखा दो। उचित इरादा नहीं दिखा पाए तो हम कहेंगे फिर ये सिंदूर या बुर्का अनैतिक है। क्या कहा था? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एथिक्स में कि हम में से ज्यादातर लोग अपने धर्म से नैतिकता को निकालते हैं, अपने समाज से नैतिकता को निकालते हैं। वही समाज, वही धर्म जिसमें कुरीतियां भी भरी हुई हैं, और हमने समय समय पर धार्मिक सुधार करके कुरीतियों को अलग किया उससे। तो एथिक्स के विद्यार्थी के तौर पर जब आप एक सेकुलर राज्य में रहेंगे तो आपको धर्म का पालन करना है, लेकिन धर्म की बुराइयों का पालन नहीं करना है। अगर कल को हिंदू कह देते कि वर्ण व्यवस्था हमारे वेद में लिखी है, तो क्या वेद में लिखी होने से वर्ण व्यवस्था को मानना चाहिए था? आज हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अम्बेडकर ने दिखाया कि उसका परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है। गांधी ने साबित किया कि जो वर्ण व्यवस्था श्रेणी क्रम वाली है, ऊपर से नीचे जिसमें है, उचित इरादे के साथ नहीं बनाई गई है। इसका मतलब भले वेद में हो वो कुरीति है, वो नैतिकता नहीं है। अगर आप एक शूद्र का अधिकार छीनते हैं तो हमारी सबसे पवित्र किताब में ही क्यों ना लिखा हो, वो गलत है। ठीक है, कोई बात कुरान में ही क्यों ना लिखी हो, अगर वो नैतिकता के प्रतिमान पर नहीं सही उतरती है तो कुरान में लिखी गई बात भी सही नहीं है, ना वेद में सही है ना कुरान में सही बात। इसका यह नहीं कि वेद और कुरान पूरी तरह खारिज हो गए, इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमारे धर्मों में लिखी गई बातें भी गलत हो सकती हैं। वेद में लिखी वर्ण व्यवस्था गलत हो सकती है तो कुरान में लिखी कोई बात गलत हो सकती है। बाइबल में लिखा है ब्रह्मांड के केंद्र पृथ्वी, क्या आज बात को मान सकते हैं? ब्रह्मांड के केंद्र पृथ्वी, आज बात को नहीं मान सकते। तो ये मत सोचो कि धर्म में लिखी गई हर बात सही है, और ज्यादातर नैतिक समस्याओं का कारण यही है। क्या बताया था, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? कहा था बहुत सारे मनुष्य अज्ञानी हैं, वो किसी बात को नैतिक मान के आचरण करें जबकि नैतिक है ही नहीं, उनको नैतिक की पहचान करना ही नहीं आता है। क्यों नैतिक मान रहे हैं किसी बात को? क्योंकि उनको सिखा दिया गया उनके कल्चर से, उनके धर्म से। तो यूपीएससी में जब जा रहे हो, इस पेपर से क्या टेस्ट होने जा रहा है? यूपीएससी में तुमको पुरोहित की भर्ती के लिए तो चुना नहीं जा रहा है, मौलवी बनाने के लिए तो चुना नहीं जा रहा है,
जब मौलिक पुरोहित बनाने के लिए नहीं चुन रहे हैं, सेकुलर राज्य के लिए तुमको चुन रहे हैं, तो क्या सेकुलर राज्य में जाने वाले आईएएस अधिकारी के तौर पर तुम्हारे पास नैतिक और अनैतिक की पहचान करने की समझ है? तुम कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे तुम कि यह धर्म का नियम है और यह धर्म के अंदर मौजूद कुरीति है? धार्मिक होने पर मैं इस नियम का तो पालन करूंगा, लेकिन इसको नहीं मानूंगा क्योंकि हमारे धर्म में है तब भी कुरीति है। क्या आप हर बार एक राजा राम मोहन राय का इंतजार करेंगे कि वो आएगा और बताएगा आपको सती प्रथा कुरीति है, तुम्हारे धर्म का नियम नहीं? क्या आप हर बार एक अंबेडकर का इंतजार करेंगे कि एक आदमी आएगा अब वो तुमको बताएगा तुम्हारे धर्म में लिखी बात गलत है? अरे एक समझदार आईएएस अधिकारी के तौर पर तुमको भी यह समझ होनी चाहिए, जिस समझ से राजा राम मोहन राय पता कर लेते थे कौन सी चीज धार्मिक कुरीति है, भले लोग समाज उसका पालन कर रहा होता था, भले अंबेडकर के समय में पूरा हिंदू समाज जाति प्रथा से लिप्त था, शूद्रों को या अस्पृश्य से एक वर्ग को बना के उनके साथ छुआछूत का बर्ताव करता था, लेकिन वो बात गलत निकली। तो हमारे सामने क्या चैलेंज आया? तब फिर कैसे पता करें? जब धर्म नहीं बता पाएगा हमको, हमारी संस्कृति नहीं बता पाएगी हमको, हमारी सामाजिक परंपरा नहीं बता पाएगी हमको क्या सही क्या गलत है, तो कौन बताएगा? उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं नैतिकता का सार, कि आप कभी भी नैतिक अनैतिक का निर्धारण करना हो तो धर्म के पास मत जाइएगा। हाँ, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी, आपको आगे चल के किसी मंदिर का पुरोहित बनना है, किसी मस्जिद का मौलवी बनना है, उलेमा बनना है, तो फिर आप मदरसा गुरुकुल में जाइए और वहां जो बताते हैं सीख लीजिए। लेकिन आप अगर राज्य की सिविल सेवा में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, राज्य कैसा सेकुलर राज्य है, तो आपको धर्म से इतर भी नैतिकता की पहचान करना आना चाहिए। हालांकि आप मौलवी पुरोहित हो तब भी बात होनी चाहिए, लेकिन उस केस में शायद वो बात उतनी लागू ना होती हो, क्योंकि मौलवी पुरोहित होने पर भी धर्म की कुरीति का समर्थन करना कहां ठीक है। लेकिन यहां तो ये बात बहुत जरूरी है। कंचन कुमार, कुरीति अगर आप नहीं जानते बेटा तो बहुत मुश्किल है, हिंदी का शब्द है ये, क्या बताऊं बताइए। इसके अलावा रीति का मतलब होता है रीति रिवाज, कु का मतलब होता है बुरा, जैसे कहते हैं सुपुत्र कुपुत्र, कु का मतलब बुरा, सुपुत्र वो है जो अच्छा है, कुपुत्र वो है जो बुरा है। वैसे रीति अच्छी है तो सुरीति है, बुरी है तो कुरीति है, बुरी परंपराएं कुरीतियां कहलाती हैं। अब हिंदी तो तुमको जाननी पड़ेगी, जिस तरह की हिंदी मैं बोल रहा हूं यूपीएससी इतनी आसान हिंदी में सवाल नहीं पूछता है, यूपीएससी हिंदी और मुश्किल होती है, तो हिंदी अपनी भाषा थोड़ा ठीक करो, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। चलिए खैर, तो अब जरा आओ इसी बात को ध्यान में रखकर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तुमको कुछ उदाहरण देकर समझा दिया कि इथिक्स में आपके दिमाग पर चोट लगने वाली है, क्योंकि आप अभी क्लास में असल में हिंदू मुसलमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इथिक्स के टीचर के तौर पर मेरा काम है कि आपको उस हिंदू मुसलमान यादव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस सांचे से बाहर निकालकर नैतिकता अनैतिकता सिखाना। क्योंकि अगर जिस सांचे में रह के तुम जो सही गलत जानते हो वही सही गलत है, तो फिर इस क्लास को करने की जरूरत क्या है? और कहा था ये पेपर नैतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए है। तो अगर धर्म की सब बात नैतिक है, कुरान में जो लिखा सब नैतिक है, वेद में जो लिखा सब नैतिक है, तो फिर इथिक्स की क्लास की क्या जरूरत है? फिर तो यूपीएससी को उसकी जगह कुरान और वेद रख देना चाहिए सिलेबस में, वही पढ़ के हम चले आते। इसलिए इस क्लास में अक्सर तुमको चोट लगेगी, तुम्हारी आस्था पर तुमको प्रहार होता दिखाई देगा, क्योंकि जिसको तुम आस्था समझ रहे हो असल में आस्था है नहीं, वो बुराई है। सही आस्था और गलत आस्था में अंतर करना तुमको भी नहीं आता। इस पेपर से तुम ये सीखने जा रहे हो कि हमको निर्णय लेते समय कई बार अपनी भावनाओं को किनारे रखकर सही गलत की पहचान करनी पड़ेगी। तो सही गलत की पहचान कैसे करेंगे? या तो कर सकते हैं परिणाम सापेक्षतावादी नजरिए से, या कर सकते हैं परिणाम निरपेक्षतावादी नजरिए से। और हमने शुरू किया कि परिणाम निरपेक्षतावादी नजरिए से अगर हम सही गलत की पहचान करना चाहें तो कैसे होगी, कैसे पता करेंगे क्या उचित क्या अनुचित है। इसी के लिए हमने कहा कि हम कहां जा रहे हैं। अगर हम इस परिणाम निरपेक्षतावाद को पहले लें और इसके भीतर पता करना चाहें, क्या पता करना चाहें कि परिणाम निरपेक्षतावादी नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करते हैं, तो इसके संदर्भ में हमने जो पहला विचारक लिया जो इस प्रश्न का एक महत्वपूर्ण उत्तर देता है, इमैनुअल कांत है। इसलिए हम कांत की नैतिकता को पढ़ने जा रहे हैं, कांत की नैतिकता को पढ़ने जा रहे हैं। पहला विचारक जिस प्रश्न का सही जवाब देगा कि तुम किसी मामले में नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करोगे, अगर हम परिणाम निरपेक्षतावाद पढ़ रहे हैं तब। परिणाम निरपेक्षतावाद को बताया था अंग्रेजी में डीओंटोलॉजी कहते हैं, डीओंटोलॉजी, इसी को नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो चले कांत के पास। शुरुआती क्लास में कई बार रिवीजन करता हूं, कई संदर्भों से बात समझाने की कोशिश करता हूं, आगे इतना नहीं समझाऊंगा। इसलिए मैं शुरुआत में डांट डपट के चाहता हूं कि तुम क्लास पर फोकस करो, जिससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। तुमको डांटने पर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं मानता हूं कि किसी वयस्क व्यक्ति को 18-20 साल का बच्चा है उसको डांटना नहीं चाहिए, आई फील एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि तुमको अपने ही भले की परवाह नहीं है, अपने भले की तुमको समझ नहीं है। आज जाकर जरूर श्वेता और मोहम्मद पिछले 2024 का पेपर देखेंगे इकोनॉमी का, और मुझे बताएंगे बजट से मेंस में क्या सवाल आया था। 10 नंबर का भी सवाल आया तो मुझे दिखाइएगा, प्रीलिम्स का पेपर भी देखिएगा और मुझे दिखाइएगा क्या सवाल आया। इकोनॉमिक सर्वे से सवाल तो आता है, बजट से सवाल यूपीएससी नहीं पूछता। तो कई बार तुम पेपर देख ही नहीं रहे हो, इसलिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या कम महत्वपूर्ण है। बजट की क्लास में बजट पर खूब चर्चा करो, इथिक्स की क्लास में उसको छोड़ दो, स्विच ऑफ कर दो एकदम दिमाग का। इकोनॉमी ज्योग्राफी स्विच ऑफ करके आओ, ज्योग्राफी क्लास में जाओ, इथिक्स वाला स्विच ऑफ कर देना, इथिक्स के बारे में बात मत करना वहां। बहुत महत्वपूर्ण पढ़ाई है, इससे इंटरव्यू दोगे अच्छा, इससे निबंध लिखोगे अच्छा, इससे इथिक्स करोगे। 750 नंबर की, 775 नंबर की, 275 नंबर का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल ओपिनियन पर पूछे जाते हैं। ओपिनियन, इस मामले में तुम्हारी ओपिनियन क्या है? तुम्हारी ओपिनियन नैतिक होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए, उसको यही समझोगे।
ठीक है, चलो आओ, पहला विचारक जो इस प्रश्न का महत्वपूर्ण उत्तर देता है उसका नाम है कांत। तो कांत में हम गए और कहा कि कांत ने क्या बताया? कांत ने बताया कि नैतिकता बराबर उचित और उचित बराबर 4 सूत्रों से संगत नियम। क्या कह दिया कांत ने? 4 सूत्र से जो चीज संगत होगी, संगत का मतलब उसे कंसिस्टेंट, अंग्रेजी में, हिंदी में संगत मतलब उसके साथ क्या कहें उसको संगत को? एक बार तुम्हारी हिंदी समझ के मुझे दिक्कत होती है कि कोई और शब्द ढूंढो। 4 बातों के साथ कोई चीज अगर पास हो जाए तो उसको हम उचित कहेंगे, और अगर उचित होगी तो वो नैतिक होगी। तुम क्या सवाल लेके गए थे कांत के पास कि जनाब बताइए हम नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करें? कांत परिणाम निरपेक्षतावादी आदमी है, इसलिए उसने कहा कि नैतिकता की पहचान उचित से करना। तुमने पूछा ये उचित कैसे पहचानेंगे, ये समझाइए। उसने कहा 4 सूत्र दे रहा हूं, इन 4 सूत्रों से जो बात संगत हो उसी को उचित मान लेना। एक से ज्यादा विकल्प दिए हो तुम्हारे सामने, कोई दुविधा हो, उसमें जो बात इन 4 सूत्रों से संगत हो वही मान लेना। ठीक है, तो हम जा रहे हैं देखने कि 4 सूत्र क्या है। पिछली कक्षा में बताया था, फिर रिवीजन कर दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, बहुत सवाल इससे हल होंगे, इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। कांत से, रॉल्स से, गांधी से बहुत सवाल पूछता है यूपीएससी। गांधी से तो उसने 5-5 स्टेटमेंट ही गांधी की पूछ लिए पिछले 12 साल में। 50 नंबर का स्टेटमेंट गांधी से पूछ रखा है, बाकी जो उसका इस्तेमाल गांधी का अलग अलग उनका इस्तेमाल होगा तो बात अलग है। तो नैतिकता बराबर उचित और उचित बराबर 4 सूत्रों से संगत नियम। क्या 4 सूत्र थे? बताया था, पहला सूत्र था सार्वभौमिकता का सूत्र, दूसरा सूत्र था मनुष्य को या मानवता को साध्य मानने का सूत्र, तीसरा सूत्र था स्वायत्तता का सूत्र, और चौथा सूत्र था साध्यों के राज्य के विधायक सदस्य का सूत्र। नहीं पढ़ पा रहे हो साफ साफ कोई बात नहीं, पिछली क्लास में लिखा हुआ ये सब, तो दोबारा बहुत ज्यादा उसको साफ लिखने की जरूरत नहीं। 4 सूत्रों से अगर हमारे पास इधर क्या हो, इधर हमारे पास दिया हो विकल्प, क्या विकल्प दिया हो? 1 2 3, और मैं क्या पाऊं कि जो विकल्प 1 है ये पहले सूत्र से संगत है, दूसरे सूत्र से संगत है, लेकिन तीसरे और चौथे सूत्र से 2 से संगत, तीसरे चौथे से संगत, तो नैतिक नहीं होगा। विकल्प 2 पहले सूत्र से संगत, दूसरे तीसरे चौथे संगत, नैतिक नहीं होगा। विकल्प संख्या 3 मान लो ये है जो पहले दूसरे तीसरे चौथे सब सूत्र संगत है, तो हम कह देंगे यही विकल्प है जो नैतिक है। तो जब भी तुम्हारे सामने किसी मामले में विकल्प आएगा, सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, एक विकल्प हो गया लगाना चाहिए, एक हो गया नहीं लगाना चाहिए, एक हो गया कभी कभी लगा लेना चाहिए, एक हो गया कभी नहीं लगाना चाहिए। मान लो 4 विकल्प आ गए। अब मुझे पता करना है कि सिंदूर हमेशा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कभी नहीं लगाना चाहिए, इनमें से कौन सा विकल्प नैतिक है। तो क्या करूंगा? सिंदूर कभी कभी लगाना चाहिए, उसको इन 4 सूत्रों से टेस्ट कर लूंगा। कभी नहीं लगाना चाहिए, उसको टेस्ट कर लूंगा। हमेशा लगाना चाहिए, उसको टेस्ट कर लूंगा। इनमें से जो विकल्प इन सूत्रों से पास हो जाएगा हम कहते हैं यही वाला नैतिक है। बुर्का को रख देंगे इसमें, बुर्का हिजाब पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, उसको लेके विकल्प बना देंगे। एक हमेशा पहनना चाहिए, दूसरा कभी कभी पहन लेना चाहिए, तीसरा कभी नहीं पहनना चाहिए। जो विकल्प इन 4 सूत्रों से पास हो जाएगा वही नैतिक है, क्योंकि इन 4 सूत्रों से पास होते ही वो विकल्प बन जाएगा उचित, और उसके हिसाब से जब तुम काम करोगे तो बनेगा नैतिक। तो हम क्या करने जा रहे हैं? यही 4 सूत्र कांत के पढ़ने जा रहे हैं, जिनको अप्लाई करके तुम कभी भी नैतिक अनैतिक की पहचान कर लोगे। केस स्टडी में ऐसे ही तुमको केस स्टडी बताने के बाद विकल्प दिए जाते हैं, या तो कहा जाता है तुम विकल्प बनाओ, या विकल्प दिए जाते हैं। ठीक है, अब आओ जरा, पहला सूत्र था, क्या सूत्र था? सार्वभौमिकता का सूत्र। अब ये सिंदूर बुर्का में क्यों बोलता हूं? इसलिए बोलता हूं कि इथिक्स में जब तक आपकी रुचि नहीं बनती, ऐसी चीज बोलिए जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो, विवादास्पद हो, तो एक तो आपको चोट लगती है। अगर सिंदूर पर सवाल उठा दिया तो कुछ हिंदुओं को चोट लगेगी, बुर्के पर सवाल उठा दिया तो कुछ मुसलमानों को चोट लगेगी। पहला काम इथिक्स का ये कि तुम्हारे दिमाग पर चोट मारना, क्योंकि नया सीखने के लिए पहले पुरानी बात पे कुछ तो चोट पड़नी चाहिए। और दूसरा, जैसे ये बात कहता हूं सिंदूर बुर्के पर सवाल होता है तो आपके दिमाग में जिज्ञासा बन जाती है कि नैतिक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये क्या होगा, तो आप उसकी जिज्ञासा बना लेते हैं, और जिज्ञासा बना लेते हैं तो आपकी रुचि बढ़ जाती है। मैं कोई बहुत टेक्निकल एथिकल उदाहरण दूं तो शायद आप उसमें इतनी रुचि ना लें। और दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो चीज हमारे समाज में व्याप्त परंपरा है उसी केस में को ज्यादा नैतिकता की पहचान जरूरत है, इसलिए भी उदाहरण लेता हूं। तो एथिक्स की क्लास में दिल को खड़ा करके बैठना चाहिए। यहां तो भगवान का भी रोज परीक्षा हो सकती है। हो सकता है इस क्लास से निकलने के बाद मैं भी भगवान को अगरबत्ती जला दूं, नमाज पढ़ लूं, हिंदू हूं मुसलमान हूं जो हूं, हो सकता है भगवान के जुमे की नमाज पढ़ने चला जाऊं, हो सकता है अगरबत्ती जला लूं, लेकिन एथिक्स की क्लास में आने पर अल्लाह, नमाज, भगवान राम सब गायब हो जाते हैं। फिर केवल एक ही बात दिखाई देती है, सही गलत की पहचान करने के मॉडल क्या होंगे। मैं एक हिंदू टीचर के तौर पर या मुस्लिम टीचर के तौर पर आऊंगा तो मेरे बायसेस होंगे,
उस बायस से मैं बात को सही गलत कहने की कोशिश करूंगा। मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम तुमको सिद्धांत बताना, उस सिद्धांत से तुम खुद निकालो क्या सही क्या गलत है। मैं क्यों बताऊं क्या सही क्या गलत है? मेरी ओपिनियन जानने थोड़े आए हो तुम। व्यक्ति के तौर पर अमित कुमार का कोई महत्व नहीं है एथिक्स में। एथिक्स में महत्व है उन सूत्रों का। गणित में तुम कभी कहते हो क्या? गणित पढ़ाने वाला टीचर बताएगा उसकी ओपिनियन से सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए। अरे गणित पढ़ाने वाले टीचर का क्या मतलब है यार उसमें? गणित पढ़ाने वाला टीचर तुमको सूत्र सिखाएगा, वो सूत्र लगाओ, जो उत्तर आएगा उत्तर जान लो। तो ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण यहां नहीं है कि मैं भगवान को मानता हूं कि नहीं मानता हूं, मैं क्या बात सही गलत मानता हूं। अरे मैं क्या मानता हूं इसका कोई मतलब नहीं। मतलब इसका है कि हम सही गलत की पहचान करने के लिए कौन कौन से सूत्र जान सकते हैं। इसलिए कभी भी व्यक्ति पूजा की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये टीचर बहुत अच्छा है, इसके भक्त बन जाएं, आदमी अच्छा। अरे अच्छाई बुराई को पहचानने के लिए समझ विकसित करो, आदमियों के पीछे मत भागो। व्यक्तियों के पीछे भागने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। रोल मॉडल इतनी जल्दी मत बनाया करो, बहुत मासूम हो तुम, अभी भावुक हो। तुम्हारे सामने पूरी दुनिया पड़ी है, इसलिए तुमको अपनी समझ बनानी पड़ेगी। चाहे यूपीएससी में पढ़ने के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से पढ़ रहे हो, लेकिन ये समझ बन जाएगी, तुमको नुकसान नहीं करेगी। भले तुम नैतिक बनना ना बनना वो तो तुम्हारे ऊपर है, समझ बना लेने में क्या बुराई है। तो वही समझ हम लोग यहां बनाने की कोशिश करें। इसलिए इस तरह का सवाल ना कि मैं क्या मानता हूं, ये ठीक है कि नहीं, सवाल ही मत पूछो। ये देखो कि हम परिणाम निरपेक्षतावाद में जब सार्वभौमिकता का सूत्र लगाएंगे तो तब क्या सही निकलेगा। मनुष्यों को साध्य मानने का सूत्र लगाएंगे तब क्या सही निकलेगा। और जो सही निकलेगा अगर हम सीख गए तो आगे से हम उसी सूत्र को लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला सूत्र था सार्वभौमिकता का सूत्र। ये सूत्र क्या कहता है? कांत क्या कहता है सूत्र में? पढ़ाया था पिछली बार। कांत कहता है वही विकल्प नैतिक बनेगा। इस सूत्र के अनुसार वही विकल्प नैतिक बनेगा जो उस परिस्थिति में सार्वभौमिक नियम बनाया जा सके। जिस परिस्थिति में आपको वो विकल्प दिया गया है, उन विकल्पों में से वही विकल्प चुनना जिसको सार्वभौमिक बना सको। इस सब कांट के हिसाब से नैतिकता का संबंध उचित से है और उचित का संबंध सार्वभौमिकता से है। कोई चीज अगर सार्वभौमिक नियम के अनुसार संगत नहीं है, एक दशा में उसको मानोगे, दूसरी दशा में नहीं मानोगे, एक आदमी के लिए मानोगे, दूसरे आदमी के लिए नहीं मानोगे, एक स्पेस टाइम में मानोगे, दूसरे स्पेस टाइम में नहीं मानोगे, एक देश काल में मानोगे, दूसरे देश काल में नहीं मानोगे, भारत में मानोगे, पाकिस्तान में नहीं मानोगे, हिंदू होकर मानोगे, मुसलमान होकर नहीं मानोगे। कांत कहेगा नैतिक नहीं है। नैतिकता हिंदुओं मुसलमानों के लिए अलग नहीं हो सकती। धर्म उनका अलग अलग हो सकता है। हिंदुओं मुसलमानों का धर्म अलग अलग हो सकता है। उनकी पूजा करने का, उपासना करने का, नमाज पढ़ने का, बाकी चीजों का तरीका अलग अलग हो सकता है। उनके लिए कुंभ मेला और शबे बारात अलग अलग हो सकता है, ईद और दिवाली अलग अलग हो सकती है, लेकिन नैतिकता अलग नहीं हो सकती। नैतिकता धर्मों से पहले है, नैतिकता धर्मों से ऊपर है। नैतिकता से तो हम धर्म की बातों को भी टेस्ट करते हैं कि बात सही है या नहीं। इसी आधार पर अंबेडकर ने धर्म की बात को भी नैतिक आधार पर टेस्ट करके कहा कि धर्म में लिखा है वर्ण व्यवस्था, लेकिन नैतिक नहीं है, इसको हटाओ। इसी आधार पर पेरियार ने मूवमेंट चलाया और कहा कि ये बात नैतिक नहीं, इसको हटाओ। वही बात इस्लाम पर लागू होनी चाहिए, वही बात क्रिश्चियनिटी पर लागू होनी चाहिए। तो नैतिकता धर्मों से ऊपर है। हम जब कहते हैं कि इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं सोचते कि हिंदू के लिए बता रहे हैं, मुसलमान के लिए बता रहे हैं। हम जब ये कहते हैं कि आपको रामनवमी के दिन व्रत रहना चाहिए, तो हिंदू के लिए कह रहे हैं। आपको रोजा रखना चाहिए, मुसलमान के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसमें हम ये नहीं देख रहे होते कि हिंदू है कि मुसलमान है। हम कहते हैं किसी निर्दोष आदमी को कभी आपको परेशान नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं बता रहे कि हिंदू के लिए है नहीं मुसलमान के लिए, नैतिकता सबके लिए। तो वो कांत कह रहा है कि नैतिकता का परीक्षण करते समय कभी एक पहचान से मत सोचना कि हिंदू होकर सोच रहे हो, मुसलमान होकर सोच रहे हो। सोचना क्या सार्वभौमिक होगा। जो सार्वभौमिक बन सकता है उसी को नैतिक मानना, जो सार्वभौमिक हो सकता है उसी को नैतिक मानना। तो सवाल था कि सार्वभौमिकता की पहचान कैसे करें। कांत ने क्या बताया? पहले तो बताया सार्वभौमिकता का आशय, क्या आशय बताया था इसका? एक, सभी समय में लागू हो। अगर उस बात को तुम आज मान रहे हो तो कल भी मानना पड़ेगा, सभी समय में लागू हो। दूसरा, सभी जगहों पर लागू हो। तीसरा, सभी व्यक्तियों पर लागू हो। तो कांत कहेगा कोई ऐसी चीज जो तुम आज कह रहे हो कि लागू हो, कल नहीं होगी, नहीं मानेंगे। तुम कह रहे हो कि आज तो कैप्टन जहाज से 250 लोगों को फेंक दे और 250 लोगों की जान बचा दे, लेकिन कल अगर मेरे बच्चे, मेरी पत्नी जहाज में ट्रैवल कर रही हो तो समय ना फेंके, तो तुम आज मान रहे हो, कल उसी बात को नहीं मानने के तैयार हो, तो इसका वो नैतिक नहीं है। नैतिक है तो आज ही मानोगे। आज अगर 250 लोग समुद्र फिकवा रहे हो तो कल दोबारा कोई जहाज डूबेगा तो उसका कैप्टन भी, भले उस जहाज पर तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता ट्रैवल कर रहे हैं, उनको भी समुद्र में फेंक देगा। हर समय पर, हर जगह पर और हर व्यक्ति के लिए जो लागू होगा वही सार्वभौमिक है। इसकी पहचान का सरल तरीका क्या बताया आपने? तो सवाल उठा था क्या, इस सार्वभौमिकता को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचाने कि कौन सी चीज हर जगह, हर देश, हर काल में लागू होगी? कैसे पहचाने कौन सा विकल्प इसके हिसाब संगत है? कांत ने बड़ा आसान तरीका बताया। क्या? किसी दशा में जो तुम दूसरे के लिए करने का
सोच रहे हो, अगर वह अपने लिए भी मान लोगे तो वह विकल्प सार्वभौमिक होगा। अर्थात जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए भी करना होगा। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए करना होगा। रेल मंत्री के तौर पर अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पत्नी की नई दिल्ली में भगदड़ में मौत हो जाती तो उसकी गंभीर जांच होती, तो फिर दूसरे के बच्चे पत्नी मर रहे हैं तो उनकी भी गंभीर जांच होनी चाहिए। अगर तुम एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर चाहते, तुम सामान्य व्यक्ति होते, मरने वालों में से किसी के सगे संबंधी होते, तुम चाहते रेल मंत्री इस्तीफा दे दे, तो रेल मंत्री होकर भी तुमको यही बात माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है हमारे घर का कोई मरेगा तो अलग नियम, दूसरे का घर का मरेगा तो अलग नियम। हमारे लोग भगदड़ में मारे जाएं, उनके नंबर पर भी शंका हो, कितने लोग मरे इस पर भी शंका। और हमारे घर का कोई होता तो हम चाहते कि सारी बातों को सरकार स्पष्ट तरीके से, पारदर्शी तरीके से सामने रखे। तो तुम अगर अपने लिए चाहते हो कि तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती तो सही आंकड़ा बताया जाए, सबका नाम छापा जाए, तो फिर तुम सरकार में हो तो तुमको भी यही करना पड़ेगा। हमारे देश में सरकारों की सबसे बड़ी समस्या यही है, जब वो विपक्ष में होती है पार्टी तो बड़ी बड़ी बात करती है, प्रेस की आजादी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जब सरकार बनाती तो वही पार्टी वो सब करती है जो पहले वो कह रही थी कि नहीं होना चाहिए, और जो चाहती थी होना चाहिए उसमें सब करना बंद कर देती। सारे दलों की दिक्कत यही है, सत्ता में आते ही विपक्ष में रहकर जो बात कह रहे थे वो उसी को करना बंद कर देते हैं, और जब फिर विपक्ष में जाते हैं तो वही बात फिर कहना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब उनमें सार्वभौमिकता नहीं है। विपक्ष में रहते हुए चाहते हैं कि कोई दुर्घटना हो जाए कहीं तो विपक्ष के नेता के तौर पर उनको जाने दिया जाए, और सरकार में आ जाते हैं तो कहते हैं नहीं वहां आप नहीं जा सकते, वहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, संभल मत जाइए, वहां मत जाइए, फला मत जाइए। अरे भाई तो कल तुम भी मानोगे क्या कि तुम कल विपक्ष में बैठोगे तुमको भी ना जाने दिया जाए? अगर तुम चाहोगे कि तुम विपक्ष में हो तो तुमको जाने दिया जाए, विपक्षी नेताओं को भी जाने दो। तुम अगर अपने लिए बात मानने के लिए तैयार हो, तुम्हारे सारे नेताओं पर चुनाव से पहले ईडी सीबीआई छापा मारे तो तुम भी मरवाओ। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इससे कम से कम जस्टिस संतोष हेगड़े ने कहा था, जो आम आदमी पार्टी बनते समय के ओम्बड्समैन थे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े ईमानदार जज हैं, रहे हैं तो रिटायर्ड है, उन्होंने कहा था बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि भले बदले की कार्रवाई सही हो रहा हो, आधे करप्ट नेताओं को बीजेपी जेल भेज देगी जब, तो जो नेताओं के बीच अच्छी साठगांठ रहती थी कि आपस में एक दूसरे को मत छुओ, अब इनके बीच दुश्मनी हो गई। तो जब दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी बीजेपी वाले भ्रष्टों को भेज देगी जेल, कम से कम इसी बहाने सफाई तो हो जाएगी। उन्होंने कहा इसलिए अगर कोई करप्ट है और उसको राजनीतिक दुर्भावना से भी जेल भेजा जा रहा है तो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि ये राजनीति के लोग सब आपस में मिले रहते थे पहले। इनकी सरकार आती थी तो भी विपक्ष के सगे संबंधी मलाई काटते थे, विपक्ष किया जाए तो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में थी उसके विपक्ष में आगे उसके लोग मलाई काटते थे। अब इनके बीच दुश्मनी हो रही है, और भारत जैसे लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि जब ये दुश्मनी निभाएंगे, भ्रष्ट लोगों को जेल भेजेंगे, तो दूसरे लोग भी तुम्हारी जांच करके तुमको भी जेल भेजेंगे, तो कम से कम लोग भ्रष्टाचार से डरेंगे। तो हालांकि एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आप अगर चाहते हैं कि सीबीआई ईडी आपके इशारे पर काम करे तो फिर आपको भी तैयार रहना होगा दूसरी सरकार के इशारे पर भी काम करेगी। अगर आप अपने लिए नहीं चाहते तो फिर दूसरे साथ मत करो। तो कान का बड़ा सिंपल सा है मामला कि देखो, नैतिक वही होगा जो तुम अपने लिए स्वीकार करो। अब मान लीजिए पुरुष कहते हैं, अभी आपने किसी ने पूछा सिंदूर लगाने के लिए, मान लो पुरुष कहते हैं कि स्त्रियां विवाह के बाद सिंदूर लगाएं। मैं कहूंगा पुरुष भी लगाने के लिए तैयार है क्या? मान लो लड़कियां कहने लगे कि हमारे पतियों को भी सिंदूर लगाना चाहिए, तैयार हो जाओगे? इसी तरीके से मान लो स्त्रियां कहें कि पुरुषों को बुर्का पहनाया जाए, सारे मौलवी उलेमा जो कहते हैं स्त्रियों को बुर्के में रहना चाहिए, कहा जाए इनको भी बुर्का पहनना पड़ेगा, मान लोगे? खुद तो चाहते हो हवादार जालीदार कपड़ा पहन के टहलो, और स्त्रियों को पॉलिस्टर का बुर्का पहनाना चाह रहे हो। 47 डिग्री टेम्परेचर में ज्यादातर बुर्के का कपड़ा सिंथेटिक है, पॉलिस्टर है, उबल रही स्त्री। अरे एक बार खुद भी तो पहन के देखो, एक बार तुम भी पति हो, सिंदूर लगा के देखो। अगर तुम कहोगे नहीं अपने लिए नहीं लगाएंगे तो दूसरे को लगवाने के लिए क्यों इतना जोर दे रहे हो? कांत सिंपली ये कहना चाह रहा है कि बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को छोड़ के, जैविक प्रक्रियाओं को छोड़ के, ध्यान रखना एथिक्स कृत्रिम दुनिया का विज्ञान है। ये मत कहने लगा कि हम चाहते हैं कि स्त्रियां बच्चा पैदा करें, पुरुष भी करें, वो तो प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक चीज तुम नहीं बदल सकते हो। नैतिकता कृत्रिम दुनिया का साइंस है, कृत्रिम दुनिया जिसको हमने बनाया है। धर्म, संस्कृति, परंपरा, इस पर नैतिकता लागू होती है, क्योंकि ये चाहती क्या है? हमारी परंपराएं बेहतर हो, हमारी संस्कृति बेहतर हो, हमारा धर्म बेहतर हो, हमारी दुनिया बेहतर हो। तो कांत कहेगा उसके लिए नैतिकता का पहला फार्मूला है कि दुनिया में नियम एक बनाओ, कृत्रिम दुनिया का नियम एक बनाओ, कृत्रिम दुनिया का नियम एक बनाओ। तुम जो छुआछूत और अपमानजनक भाषा का प्रयोग दूसरे के साथ करते हो, दूसरी जातियों के साथ, क्या अपने लिए बर्दाश्त करोगे? अगर अपने लिए बर्दाश्त नहीं करोगे तो नियम सही नहीं है। तो ये बात कांत ने कही। इसको हमने कहा था कि एक स्टडी यूपीएससी में आई थी, उसमें जरा लागू करके देखते हैं। लागू करें, देखो जरा क्या केस स्टडी थी। यूपीएससी की केस स्टडी थी। क्या करें हम? ये जो सार्वभौमिकता का सूत्र पढ़ा है इसको लागू करके देख रहे हैं। क्या केस स्टडी थी कि आप कहां जा रहे हैं? यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं।
और तभी कोई व्यक्ति घायल हो जाता है। मैं पूरी स्टडी नहीं लिख रहा, उसका सार लिख रहा हूं। ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प हमारे सामने, मान लो मैं कहूं उपलब्ध विकल्प, घायल व्यक्ति की जान बचाएंगे, भले ही इंटरव्यू छूट जाए। दूसरा, इंटरव्यू देने जाएंगे, घायल व्यक्ति की जान कोई और बचा दे। तीसरा, एम्बुलेंस बुलाकर इंटरव्यू देने चले जाएंगे। कुछ ऐसे आप मान लीजिए विकल्प बनाते हैं। मुकेश निषाद, कैश स्टडी नहीं होती, केस स्टडी होती। कैश नहीं है, पैसा वाला नहीं है। यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं देखते बेटा? मैंने कहा है कि 2013, 14, 15, 16, 17 का पेपर देखो। इतने साल का पेपर तो देखने के लिए कहा था ना। इतना पेपर देख के मुझे बताना किस ईयर में आई है। चलो बता देता हूं, 13 में नहीं आई है, 14 में नहीं आई, 15, 16, 17 में देखना, मिल जाएगी। 3 साल बता दिया, ढूंढना। ठीक है, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प। ठीक है, अब आइए जरा देखिए, आप में से लोग बताने भी लगे, इसलिए मैंने कहा थी बड़ा मुश्किल विषय है। बहुत सारे लोगों ने कहा तीसरा। तीसरा विकल्प क्या है? एम्बुलेंस बुलाकर इंटरव्यू देने चले जाएंगे। तीसरा विकल्प है। चलिए यहीं शुरू कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले विकल्प संख्या 3 की जांच करते हैं। क्या ढूंढना हमको? पता लगाना है कि यह विकल्प नैतिक है या नहीं। और कैसे पता लगेगा? कांत के अनुसार यह विकल्प तभी नैतिक होगा जब यह उचित हो और उचित होने के लिए इस विकल्प को सार्वभौमिक होना होगा। सार्वभौमिकता के नियम से यह विकल्प तभी स्वीकार्य होगा जब इसी विकल्प को सभी समय, सभी जगह तथा सभी लोगों के लिए स्वीकार किया जाए। सभी जगह, सभी लोगों के लिए, सभी समय स्वीकार किया जाए। तुम में से बहुत सारे लोगों ने 3 बताया है, इसलिए मैं 3 की परीक्षा पहले कर रहा हूं और मैं बता दे रहा हूं कि 3 गलत है। 3 गलत है तो जरा सोचो, पढ़ाने के बाद भी तुम सारी बात बताने के बाद भी नहीं बता पा रहे उत्तर। 3 एब्सोल्युटली गलत है। और 20 नंबर की केस स्टडी तुमसे इससे पूछेगा कि एम्बुलेंस बुला दोगे, तो बहुत जनरल बात है, इसके लिए एथिक्स पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने एम्बुलेंस बुलाने वाला उत्तर लिखा तो 0 नंबर पाओगे, 20 नंबर में 0 नंबर। इसलिए एथिक्स बहुत ध्यान से पढ़ो। मैंने कहा ना कि तुम जो जो जानते हो सब गलत निकलेगा, तो तुम्हारा कॉमन सेंस है। अरे भाई, ये तो समझाने जा रहा हूं अभी सुनो, अभी कैसे समझाने जा रहा हूं। ये तब समझ पाओगे जब बिल्कुल एथिक्स की क्लास में अटेंटिव होकर बैठोगे। अन्यथा इस पेपर में जो फर्स्ट रैंकर है आदित्य, पिछली बार का आदित्य जो फर्स्ट रैंकर है, चौथे अटेम्प्ट में आईपीएस आईएएस बना, देखा ना, उसको भी 100 नंबर नहीं आए। टॉपर है यूपीएससी का, सबसे कम मार्क्स उसके एथिक्स में है। और फर्स्ट रैंकर से ज्यादा नंबर पाने वाले एथिक्स में सैकड़ों लोग हैं। तो अगर पेपर 4 के लिहाज से तुम देखोगे तो टॉपर को भी नंबर नहीं आए। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते हो। देखना उसकी मार्कशीट आदित्य की, लखनऊ का स्टूडेंट है, लखनऊ का मतलब रहने वाला है, आईआईटी किया था, आईपीएस था और उसके बाद अटेम्प्ट दिया, चौथे में आईएएस बना, टॉपर आईएएस बना, पहली रैंक आई, सबसे कम नंबर एथिक्स में। इसलिए मैं कहता हूं कि अब सोचो, जो पहली रैंक पे आया, ये तो नहीं कह सकते बुद्धिमान नहीं था। आईआईटी से पढ़ा था, भी नहीं कह सकते कि खराब इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया था, दरभंगा से पढ़ के आया था, सुपौल से, झारखंड में झुमरी तलैया से, या छत्तीसगढ़ में कुनकुरी से, यहां से पढ़ के तो नहीं आया था ना। आईआईटी तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। बाकी पेपर में नंबर अच्छा है, इसका मतलब बुद्धिमान भी है।
इंस्टीट्यूट भी बढ़िया है, चौथा अटेम्प्ट था तो समझदारी भी आ गई होगी, फिर भी एथिक्स में नंबर नहीं आया। इसका मतलब है कि इस पेपर में कुछ है दिक्कत। तो टॉपर को समझ नहीं बन पाती है, इसका मतलब ये पेपर नोट्स से हल नहीं हो सकता। अगर नोट्स से हल हो सकता होता तो जैसे बाकी पेपर में उसने बढ़िया नंबर लिया दिया वैसे इसमें भी लिया देता। इसमें हमेशा मुश्किल होगी, समझो कैसे। तीसरा विकल्प बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? मैंने कहा वही विकल्प तुम चुन सकते हो कांत के अनुसार जो सभी समय, सभी देश में, देश का जगह, सभी समय, सभी परिस्थितियों में, सभी लोगों पर लागू हो। यही तो होता है सार्वभौमिक। तो जरा देखो, क्या देखो, क्या इस तीसरे विकल्प को हम सभी समय, सभी जगह, सभी लोगों के लिए मान सकते हैं? अगर इसका उत्तर नहीं होगा तो यह विकल्प सार्वभौमिक नहीं होगा, और अगर यह सार्वभौमिक नहीं होगा तो यह उचित और नैतिक नहीं होगा। इसलिए यूपीएससी की केस स्टडी ली है। केस स्टडी खुद से नहीं बनाई, यूपीएससी की ली। यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। अब मैं तुमको कुछ उदाहरण देता हूं, समझना कैसे। मैंने लिखा कि पहला सूत्र कांत का कहता है सार्वभौमिकता का सूत्र है। तभी किसी बात को नैतिक मान पाएंगे जब वो बात हर समय, हर जगह, हर व्यक्ति पर मानने के लिए हम तैयार हो। चलिए जरा सुनिए। मान लीजिए, अब ऐसे सुनिए, मान लीजिए आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपका भाई गांव में घायल हो गए। गांव शहर से 40 किलोमीटर दूर है। शहर से एंबुलेंस आने में 3 घंटे का टाइम लगेगा। रास्ता खराब है, फोन करोगे, एंबुलेंस मैनेज होगी, 2 घंटे मान लो, 2 घंटे का समय लगेगा, 1.5-2 घंटे ले जाने में लगेगा। कम से कम 3.5-4 घंटा ले जाने ले आने के लिए चाहिए, एंबुलेंस आने और ले जाने के लिए चाहिए। आदमी, तुम्हारी माताजी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा भाई घायल खेत में पड़े हैं, बाइक से जा रहे थे, स्लिप कर गए, सर पे गंभीर चोट आ गई, रक्तस्राव हो रहा है, बुरी तरह रक्तस्राव हो रहा है, तुरंत हॉस्पिटल पैसा पहुंचा जाने की जरूरत है उनको। और मैंने कहा ना, जो नियम तुम बनाओगे किसी एक दशा में, वो नियम फिर सब पर लागू होगा। सार्वभौमिकता मतलब क्या है? सभी जगह पर वो नियम लागू होगा, सभी समय पर लागू होगा। अब वहां गांव के लोग गुजर रहे हैं, पिताजी को, माताजी को, भाई को तुम्हारे देख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं हमारी जान बचाओ, और हर आदमी कह रहा है कि एंबुलेंस को फोन कर दिया है, इंतजार कीजिए, एंबुलेंस आ रही होगी। ये नहीं कह पाओगे तुम क्यों अनैतिक है, क्योंकि तुमने तो दूसरे के केस में यही कहा है कि मैं एंबुलेंस बुला के इंटरव्यू देने चला जाऊंगा। अरे भाई, तुम एंबुलेंस बुला के इंटरव्यू देने चले जाओगे, एंबुलेंस कितनी देर में आएगी, उस आदमी की जान तब तक बच पाएगी नहीं बच पाएगी? कहीं ट्रैफिक जाम में एंबुलेंस फंस जाए, तुम वहां खड़े हो, तुम कह रहे हो कि हम एंबुलेंस बुला के चले जाएंगे, तो कल तुम्हारे घर का भी कोई घायल होगा तो वही नियम तुमको मानना पड़ेगा। तुम किसी जंगल सफारी में गए हो, जंगल सफारी में एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, वहां से भी शहर 50 किलोमीटर दूर है। अगला आदमी कह देगा कि हम एंबुलेंस बुला रहे हैं, आएगी, तब तक इंतजार करो, जिंदगी संभाले रहना तब तक, एंबुलेंस आने से पहले निकल ली अगर तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। तुम चिल्ला रहे हो भाई मेरी जान नहीं बचेगी, जल्दी मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ। अगला आदमी कहेगा सॉरी दोस्त, तुम्ही ने नियम बनवाया था कि एंबुलेंस बुला देना, तो मैं तो नैतिक काम कर रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं क्लिनिक खोलने जा रहा हूं, बहुत जरूरी काम है, तुम्हारे लिए इंटरव्यू जरूरी था, उस डॉक्टर का क्लिनिक में इंतजार कर रहे हैं सैकड़ों लोग। एक एथिक्स का टीचर गुजरा उधर से, उससे तुमने कहा तुम तो बचा लो भाई, एथिक्स पढ़ाते हो, उसने कहा मैं नैतिक काम ही करूंगा। वहां हजारों स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में इंतजार कर रहे हैं, समय से क्लास शुरू करनी है, एंबुलेंस फोन कर दिया है, क्या तुम इसको सही मानोगे? क्या सही मानोगे कि तुम्हारे माताजी, पिताजी, तुम किसी जगह पर घायल पड़े हैं, वहां वाला आदमी उनको पहुंचा सकता है हॉस्पिटल, लेकिन वो कह रहा है कि हम एंबुलेंस बुला देंगे? ध्यान रखना, जो नियम कांत कहता है तुम दूसरों के लिए बनाओगे, सभी समय पर, सभी जगहों पर, सभी लोगों के लिए वही नियम तुमको ही मानना पड़ेगा। तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हारा किसी हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाए, एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो, किसी 400 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, वहां घायल हो गए, तुम चाहते हो जो पहली कार वहां आई वही तुमको ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन दूसरे के लिए तुम कह रहे हो कि वो घायल आदमी इंतजार करे पुलिस आने का, एंबुलेंस आने का, तब तक उसकी जान बच जाए आने तक, चाहे उसे घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, तब तक उसकी जान बच जाए तो बच गई, तुक्का है, नहीं बची तो मर गया। क्या अपने लिए स्वीकार करोगे? अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने बच्चे के लिए, क्या इसको स्वीकार करोगे? अगर तुम इसको स्वीकार नहीं करोगे, तुम क्या कहोगे? नहीं भाई, अगर मेरी माताजी घायल है, मेरे पिताजी घायल है, मैं घायल हूं, तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाना चाहिए। एंबुलेंस नजदीक हो तो ठीक है, आज पहुंचा दे, लेकिन नहीं है तो मुझे पहुंचाना पड़ेगा उस आदमी द्वारा जो वहां हो। कांत कहता है नैतिकता का मतलब ऐसी दुनिया जिसमें नियम सबके लिए एक तरह के होंगे, तुम्हारे लिए अलग नियम नहीं बनेंगे, जो नियम तुम दूसरे के लिए बनवाओगे वही तुम्हारे पर भी लागू होंगे। तो अगर तुम एक ऐसी दुनिया बनवाना चाहते हो इसमें घायल व्यक्तियों को एंबुलेंस के सहारे छोड़ दिया जाए,
तो तुम भी कभी घायल होगे, तुमको एम्बुलेंस के सहारे छोड़ा जाएगा। और दूसरी कितनी दुनिया बनवा सकते हो? एक दुनिया में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस के सहारे छोड़ा जाएगा, फिर तुम्हारे घर का भी कोई घायल होगा, एम्बुलेंस के सहारे छूटेगा। और दूसरी दुनिया जिसमें घायल व्यक्ति को सबसे पहले वहां पहुंचने वाला व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचाएगा। एम्बुलेंस नजदीक है तो आ गई, नहीं तो घायल आदमी को पहला आदमी जो वहां पहुंचेगा पहुंचाएगा। इन दो दुनिया में से तुम जो दुनिया चुनोगे, अगर तुम चुनोगे कि नहीं एम्बुलेंस और पुलिस ही पहुंचाएंगे, आदमी नहीं पहुंचाएगा, तो वही बात लागू होगी। क्या सार्वभौमिक बनेगा? आपने क्या बताया था? अपने लिए क्या चाहोगे? अपने लिए एम्बुलेंस वाला ऑप्शन स्वीकार करोगे? अपने पिताजी के लिए स्वीकार करोगे? अपने माताजी के लिए स्वीकार करोगे? अपने भाई के लिए स्वीकार करोगे? अपने बच्चे के लिए स्वीकार करोगे? अगर नहीं स्वीकार करोगे तो फिर दूसरे के लिए भी नहीं कर सकते हो। अगर अपने लिए क्या कहा था, कैसे पता करना क्या सार्वभौमिक हो? अपने लिए क्या चाहते हो? तुम बुरी तरह घायल हो, क्रिटिकली घायल हो, जान जा सकती है तुम्हारी, क्या चाहोगे? तुरंत तुमको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। दूसरा आदमी भी अगर घायल है तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। तो ये जो विकल्प तीसरा है ना, क्या पा रहे हो? इस तीसरे विकल्प का चयन मैं हर समय, हर परिस्थिति में, हर जगह अपने सगे संबंधियों तथा अपने लिए नहीं करूंगा। इसलिए यह विकल्प सार्वभौमिक नहीं हो सकता। अतः यह विकल्प उचित एवं नैतिक नहीं है। तो 3 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम कांत में सही गलत की पहचान, उचित अनुचित की पहचान सार्वभौमिकता से कर रहे हैं। और सार्वभौमिकता के लिए तुमको अपने आप को उसकी जगह रख के देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने को उसकी जगह रख के देखो कि तुम घायल होते तो तुम क्या चाहते? तुम अगर चाहते कि मैं घायल होता और इतनी बुरी तरह घायल होता कि पता नहीं 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट कितना समय मेरे पास, मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत है, तो मैं इसको स्वीकार ना करता कि एम्बुलेंस बुलाई जाए, तो फिर मुझे भी दूसरे के साथ यही करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर ये बात समझ गए तो समझा तुमने कि मान लो यही बात तुमने नहीं पढ़ी होती, इसको समझा नहीं होता ठीक से, फिर मैं कहूंगा तुम्हारी गाइड्स इसको ठीक से समझा नहीं पाएंगी, पढ़ना इसको, पढ़ाने के बाद भी पढ़ना। तो तुम अगर ठीक से इस बात को नहीं समझोगे जो पढ़ा रहा हूं तो एग्जाम में जाके गलती कराओगे। अब तुम जिंदगी में किसी की जान बचाओगे नहीं बचाओगे वो तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यूपीएससी में अपनी जान तो बचा लो। और यूपीएससी में तुम्हारी जान केवल तभी बचेगी जब उत्तर सही लिखोगे। पहचान ही नहीं पा रहे हो क्या नैतिक क्या नैतिक है, क्योंकि तुम तो बस सोच बैठे हो कि इंटरव्यू देना कैसे छोड़ दें। अरे तो केस स्टडी पूछी इसीलिए जाती है। इतना आसान उत्तर होता अगर कि एम्बुलेंस बुला दोगे तो क्लास 6 के किसी बच्चे से पूछ लोगे क्या करे तो वही कह देगा एम्बुलेंस बुला दो। तो इस सवाल के इस उत्तर के तुमको 20 नंबर देंगे। क्यों देंगे 20 नंबर भाई? अरे कोई क्लास 6 का पेपर है क्या, बूझो तो जाने खेल रहे हैं? नहीं, वो पेपर में जब पूछा जाता है तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऐसी सिचुएशन पैदा की जाती है कि तुमको लगे कि इंटरव्यू कैसे छोड़ दे। जब पेपर में इंटरव्यू नहीं छोड़ पाए तो इसका मतलब है कि तुम नैतिक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो। इसलिए पेपर ना इथिक्स का ही नहीं है, ये पेपर इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का है। एप्टीट्यूड का क्या मतलब बताया था? सही आदमी हो कि नहीं हो तुम सिविल सेवा में जाने के लिए। जब पेपर में तुम सही चयन नहीं कर पा रहे हो, थ्योरेटिकली जानते नहीं हो सही चयन क्या किया है, अज्ञानी हो, तो तुम्हारे नैतिक आचरण करने की तो कोई संभावना नहीं। ज्ञानी लोग भी गलती करेंगे, ज्ञानी लोग भी नैतिक आचरण कर सकते हैं, लेकिन तुम तो अज्ञानी हो, तुम तो एम्बुलेंस बुलवा रहे हो, तो तुम्हारे तो नैतिक होने का चांस ही 0 है। तो तुम सही आदमी नहीं। क्या बताया था वो सही आदमी परिभाषा बताई ना, एक उदाहरण लेके, एक बहुत दयालु आदमी ने ढाबा खोल दिया था। दयालु अच्छा आदमी, लेकिन व्यवसाय के लिए सही नहीं था। वैसे यूपीएससी एप्टीट्यूड के टेस्ट से पेपर में जानना चाहती है कि तुम सिविल सेवा के लिए ठीक हो या नहीं। एक और उदाहरण दिया था सेना वाला कि किसी को फूल का चित्र दिखाया और उसने वैलेंटाइन डे और रोज डे पे कविता लिख डाली। जाना चाहता है सेना में, कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन कविता लिखने से तुम्हारे सेना में जाने के दावेदारी का समर्थन नहीं हुआ। वैसे एम्बुलेंस बुला दोगे ये दुनियादारी की बात है, समझदारी की बात हो सकती है। पेपर तो इथिक्स का है ना। पेपर ये जानने के लिए बना है कि भैया तुम कह रहे हो तुम संविधान के लिए काम करोगे, तुम जनता के लिए काम करोगे, और वहां जनता मर रही तो उसको छोड़ के चले आए, और यहां इंटरव्यू कह रहे हो कि हम वंचित लोगों के लिए काम करेंगे। जब मरते आदमी के लिए काम नहीं किए तुम, ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा सिलेक्शन के बाद कि तुम लोगों के लिए काम करना शुरू कर दोगे? तो सवाल जानना चाहता है, इसलिए तीसरा विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प उसको मरता छोड़ देंगे, इंटरव्यू देने चले जाएंगे। क्या तुम ये मान लोगे कि तुम भी कहीं मरते रहोगे, तुमको भी कोई छोड़ के चला जाए? एथिक्स पढ़ाने वाला टीचर एथिक्स की क्लास लेने के लिए तुमको मरता छोड़ के चला जाए? एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोलने के लिए तुमको मरता छोड़ के चला जाए? एक बड़ा व्यवसायी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है, उसके लिए तुमको मरता छोड़ के चला जाए? तो इंतजार करना, कोई बहुत खाली आदमी अगर आ गया, लकी हुए कि घायल हुए, उसमें बहुत खाली आदमी वहां से गुजर रहा है, तो तुम्हारी जान बच जाएगी। नहीं तो कोई इंटरव्यू देने जा रहा होगा, कोई एथिक्स पढ़ाने जा रहा होगा, कोई व्यवसाय की मीटिंग करने जा रहा होगा, कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलने जा रहा होगा, खाली नहीं होगा तो मर जाओगे, पड़े जान नहीं बचेगी। तो तुमने खुद यही कहा है कि तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, जरूरी काम जा रहे हो, खाली नहीं थे इसलिए जान नहीं बचाई, तो फिर तुम्हारी जान भी घायल होने पर बचेगी जब कोई बहुत खाली आदमी वहां जा रहा होगा। जिंदगी में काम धाम नहीं है, सड़क पर ढलता ही रहता है, कोई घायल हो तो हॉस्पिटल पहुंचाऊं, हर आदमी जल्दी में है, तो फिर वो तुम्हारी जान नहीं बचाएगा। इसलिए कांत कहता है कि भैया बुमरैंग है दुनिया, तुम जो फेंकोगे वही लौटेगा, क्योंकि जिस तर्क से तुम सोचोगे कि मैं इंटरव्यू देने चला जाऊं, नहीं बचाऊंगा जान, उसी तर्क से दूसरा आदमी वो अपने लाभ के लिए क्यों नहीं सोचेगा? तुमने अपना लाभ सोचा इंटरव्यू देके, तो दूसरा आदमी अपना लाभ सोचेगा। तुम्हारी जान बचाने किसी का लाभ नहीं होगा तो पड़े रहो। और ये होता है हमारे देश में। अगर आपका हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, एक्सप्रेस पे, मैंने अपनी आंखों से देखा, हाईवे एक्सप्रेस पे आपका एक्सीडेंट हो गया, वहां नजदीक कोई गांव नहीं है, तेज रफ्तार से गाड़ियां उस एक्सीडेंट को देखते हुए निकलती जाती हैं, बैठे लोग ऐसे करते हैं, बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ था, रुकते नहीं है। वो तो कुछ लोग जो गांव के हैं, बाइक से जा रहे होते हैं, कार वाले सबसे
जल्दी निकल जाते हैं, बाइक वाइक वाले रुक जाते हैं, आदमी की जान बच जाती, खाली लोग रुक गए इसलिए जान बच गई। ऐसा अक्सर होता है कि हाईवे के एक्सीडेंट में लोग सोचते हैं कौन पछड़े पड़े, रुके उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, देखें उसको कार से निकालें, घायल है, फोन करें। तो फिर जैसे आप कर रहे हो वैसे वो दूसरा आदमी निकल को जा रहा होगा, आप घायल पड़े होगे, आपको कोई नहीं निकालेगा। नैतिकता किस लिए आई? दुनिया अच्छी बनाने के लिए। तो कांत कह रहा है भैया दुनिया ऐसे फायदा नुकसान हर आदमी अपना देखेगा तो अच्छी नहीं बनेगी। दुनिया तो तभी अच्छी बनेगी जब कुछ नियम को ऐसा बनाओ कि उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बात अगर तुम समझ गए तो समझ गए किस लिहाज से क्या चाहते हो। तीन विकल्प कौन से थे? पहला विकल्प क्या था? घायल व्यक्ति की जान बचाएंगे भले इंटरव्यू छूट जाए, यही विकल्प पहला वाला। क्या पाओगे? अगर सार्वभौमिकता के नियम से वही करना चाहिए जो मैं अपने लिए चाहता हूं, तब तो विकल्प संख्या एक ही सार्वभौमिक होगी, क्योंकि मेरे घायल होने पर मैं चाहूंगा कि हर हालत में मेरी जान बचाई जाए। तो फिर जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही मुझे दूसरे के साथ भी करना होगा। ठीक है, तो विकल्प संख्या एक इसके स्टडी में उत्तर होगा सार्वभौमिकता के नियम से। अब दूसरे विकल्प पर जाना, तो मैंने इसको बहुत विस्तार से समझाया क्योंकि हमेशा हम आगे केस स्टडी सॉल्व करने में अगर परिणाम निरपेक्षतावाद में जाएंगे तो दो लोगों का बहुत इस्तेमाल करेंगे हम, कांत का और रॉल्स का। इसलिए इन दोनों की तुमको सही समझ होनी चाहिए, कांत और रॉल्स की। इसलिए बहुत समय दिया। आकृति गौर ने अगर खजाना देखा होगा तो उस खजाने में मैंने कांत 2 लेक्चर में खत्म कर दिया है, 2 ढाई लेक्चर में। इसमें तो दूसरे लेक्चर में पहला सूत्र नहीं खत्म कर पाए। इसलिए हर नए बैच में अलग अलग तरह की चुनौतियां आती हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। मैंने इसके पहले वाले बैच में जहाज के कप्तान वाला बाकी उदाहरण देकर नहीं समझाया है कांत को। एक स्टडी यूपीएससी वाले तो ली है मैंने हर बैच में, लेकिन तो इसलिए ये जो क्लास है इसका हर बैच में महत्व बदलता रहता है हर तरीके से। तो तुम खजाना और नजर के चक्कर मत पड़ना कि कहीं खजाना खोद के निकाल लोगे। समझो, क्लास में जब हम एंगेज होते हैं तो हमको बात ज्यादा समझ आती है, हम सुनते हैं, दिमाग पर जोर डालते हैं। जब हम पैसे तरीके से चीज देख लेते हैं तो कम समझते हैं। चलिए, तो अब हमारे दिमाग में दूसरा सवाल आ रहा है। क्या दूसरा सवाल आ रहा है? कि अगर इस पहले सूत्र से हम क्या नैतिक है क्या नैतिक है ये पहचान ही लेंगे, ये पहचान ही लेंगे पहले सूत्र से, तो फिर 3 सूत्र कांत और क्यों देके चला गया? क्यों मारना चाहता है हमको, इतना पढ़वाना चाहता है? अरे भाई एक सूत्र से काम चल तो गया। आगे से हमको नैतिकता पहचाननी होगी तो हम ढूंढ लेंगे कि दिए गए सारे विकल्पों में से अपने लिए हम क्या चुनेंगे। जो अपने लिए चुनेंगे वही दूसरे के लिए करना पड़ेगा। समझ गए हम? वही उचित होगा। फिर परिणाम चाहे अच्छा है खराब, जैसे इसमें दूसरे की जान तुमको बचानी पड़ेगी, परिणाम तो खराब आएगा, तुम्हारा इंटरव्यू छूट जाएगा, परिणाम खराब आया। लेकिन कांत कह रहा करना तो ही पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसी दुनिया बनना चाहते हैं जहां हर आदमी की जान हर कोई बचाए। गारंटी हो कि हर आदमी की जान हर दशा में बचाई जाएगी, तभी तुम्हारी जान भी बच जाएगी। तो तुम्हारे लिए उसमें परिणाम खराब है, इंटरव्यू छूट गया। अब तुम यूपीएससी को रिप्रेजेंटेशन दोगे, कोर्ट जाओगे, अपना इंटरव्यू अटेम्प्ट लेने की कोशिश करोगे, बताओगे हमको आज तुम बनाना ही चाहते थे इसलिए कि हम जाके लोगों की सेवा करें, तो वही मौका जब आए तो तुम छोड़ कैसे देते? बहुत सारे तुमको टिकराम करनी पड़ेगी। उस समय तो छूट गया इंटरव्यू। तो अगर हमको इस तरह से पता चल गया कि परिणाम हमको नहीं देखना है, ऐसे नैतिकता का पता लगाना है, तो अब हमको बाकी क्यों पढ़ाना चाह रहे हो? बाकी 3 सूत्र क्यों पढ़ाना चाह रहे हो? इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे अगली क्लास में। जैसे वो ना कई सीरियल तुमने देखे होंगे धारावाहिक, एक औरत कुएं की मुंडेर पे खड़ी है, कूदने जा रही है, तभी पीछे से कोई आवाज देता है मत कूदो मत कूदो, और बहुत ड्रामेटिक म्यूजिक बजता है। कई फ्रेम में उसको रोक रोक के दिखाया जाता है और पीछे मुड़ के देखते उसके चेहरे पे विस्मय का भाव है, जैसे किसी उसको दिखाई नहीं गया किसने पुकारा उसको, और तभी सीरियल खत्म हो जाता है। इससे आगे अगले धारावाहिक में आप सोचते हैं कौन बुलाया था, कूदने जा रही थी, कूदेगी कि नहीं कूदेगी, किसको देखा उसने पीछे मुड़ के जिसकी वजह से उसके चेहरे पर ऐसा अचरज का भाव था, लिखा जाएगा अगले धारावाहिक में। ठीक वैसे अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कांत ने बाकी 3 सूत्र क्यों दे दिए। इसी अकेले से हमारा काम जब चल जा रहा है तो बाकियों की जरूरत क्या है? मैं अगर पहचान लूंगा कि जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही दूसरे के लिए करना पड़ेगा तो ये काफी था, आगे क्यों बढ़े। इससे आगे की चर्चा के लिए अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्ते, गुड डे।